नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना में सियासी दंगल जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड पर। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत केसीआर और ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने राइथू बंधु योजना चालू रखने की इजाजत ली वापस। दोपहर 3 बजे तक राज्य सरकार से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री ने की तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। हैदराबाद में अमीरपेट गुरुद्वारे में भी टेकेंगे मत्था। साथ ही कोटी दीपोत्सव में भी होंगे शामिल। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के लिए पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी। जनरल वीके सिंह ने ताजा हालात का लिया जायजा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की बचाव कार्यों की समीक्षा। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन। जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई तक अस्थायी संघर्ष विराम बढ़ने की जताई उम्मीद। वहीं नेतन्याहू ने सभी बंधकों को वापस लाना बताया पहला लक्ष्य। और कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वहीं देव दीपावली पर आज 12 लाख दियों से रोशन होंगे काशी के घाट। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर सजे गुरुद्वारे। और अब बड़ी खबर। और बड़ी खबर में बात चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। चार राज्यों में हुई बम्पर पोलिंग के बाद अब बारी है दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की। यहां 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। साथ ही हैदराबाद में एक रोड शो भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अमीरपेट गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर कोटी दीपोत्सव में भी वो शामिल होंगे। और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह भी धुआंधार प्रचार करेंगे। शाह आज एक जनसभा और 2 रोड शो करेंगे। पहली जनसभा करीमनगर में हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में होगी। दोपहर 1 बजे पेद्दापल्ले में रोड शो करेंगे। अमित शाह का दूसरा रोड शो दोपहर 2:30 बजे मंचेरियल में होगा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। पहले जगतियाल में टाउन हॉल रोड से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर निजामाबाद बोधन में और बांसवाड़ा कामारेड्डी में रैली होगी। नड्डा की तीसरी और आज की आखिरी जनसभा कामारेड्डी में होगी। वहीं भाजपा के अलावा कांग्रेस भी मैदान में डटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मेडक जिले के नरसापुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की भोंगीर, गढ़वाल और कोडंगल में चुनावी सभा होगी। वहीं सत्ताधारी दल बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। लगातार उनकी रैलियों में लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी घर घर जाकर संपर्क अभियान में लगे हुए हैं।
तो किस तरह की चुनावी हलचल है, क्योंकि अब बहुत कम ही दिन रह गए हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से करीमनगर से इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और मेरा सबसे पहला यही सवाल कि अब 30 तारीख को वहां पे विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले हमने देखा कि आज लगातार और आज से पहले भी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बीआरएस की तरफ से, एआईएमआईएम की तरफ से तमाम पार्टियां चुनावी और सियासी दांवपेच में लगी हुई हैं। आज क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, किस तरह की चुनावी गतिविधियां आज आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से तेलंगाना में जमे हुए हैं और लगातार वो राज्य में 3-3 रैलियां एक दिन में कर रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की भी आज रैली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम जो तेलंगाना बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। वहीं पर जो बीआरएस के जो चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके लिए सत्ता को बचाना जहां चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है अपनी खोई जमीन को पाने के लिए लगातार राज्य में दस्तक दे रही है। उनके जो बड़े स्टॉलबर्ट लीडर हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के दिलों पर एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करें। तो मुकाबला जो है कहीं ना कहीं त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की हो रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वह भी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी के पास हम कह सकते हैं, जहां पर मैं अभी हूं करीमनगर में, यहां से बंडी संजय कुमार जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां से सांसद भी हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर एमएलए होने का भी जो है वो उनका एक एमएलए भी उनके हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, जिस पर 3 पर बीआरएस का कब्जा है और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों पर पिछली विधानसभा चुनाव में कामयाब हुई थी। बाद में 2 उपचुनाव में उनके विधायक चुनकर आए, तो 3 विधानसभा में उनके प्रतिनिधि हैं, जबकि 4 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 राज्यसभा के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं, वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जो उनको सफलता मिली, 4 सांसद उनके चुनकर आए, उस सफलता को वो दोहराना चाहती है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस जो है अपनी खोई जमीन पाने के लिए दक्षिण के राज्यों में मशक्कत कर रही है। कभी दक्षिण के राज्यों पर उनका कब्जा रहा था, लेकिन बाद के दिनों में कई टुकड़ों में कांग्रेस के बंट जाने की वजह से उनकी तमाम जो धूड़ियां थी वो ध्वस्त होती चली गई। तो हम कह सकते हैं कि अब जबकि चुनाव प्रचार में बस सिर्फ आज और कल का दिन शेष रह गया है, तमाम पार्टियां जो हैं अपने सियासी तर्कस से वो तीर निकालकर दुश्मनों के किले को भेदने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिससे वो सफलता का परचम लहरा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमनगर आ रहे हैं। तकरीबन 2:45 पर समय जो है वो निर्धारित किया गया है। इसी सभा स्थल पर जहां पर मैं मौजूद हूं, कल निर्मल में उनकी सभा हुई थी, वहां पर भी मैं मौजूद था, मैंने उस रैली को कवर किया था। आज पीएम मोदी को सुनने के लिए यहां पर करीमनगर की जनता आ रही है और हमने जनता से भी बात करने की कोशिश की, जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश की असीम। तो जनता का साफ तौर पर यह कहना था कि यहां पर एक ऐसी चुनी हुई सरकार चाहिए जो सरकार युवाओं के रोजगार की बात करे, ऑटो रिक्शा वालों के लिए कहीं ना कहीं जो 12,000 रुपए आंध्र प्रदेश की सरकार देती है वो इस सरकार से भी उनकी अपेक्षा है। तो चुनी हुई सरकार, एक ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों की सुने। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, 30 तारीख को वहां पे चुनाव होने वाले हैं। और इससे पहले जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियां अपने तर्कश में जितने भी तीर हैं वो उसको चलाने में वो लगे हुए हैं। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, फिर पता चल पाएगा कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को करीमनगर से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सब के बीच तेलंगाना सरकार की राइथू बंधु योजना को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने राइथू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली है। दरअसल राज्य सरकार के मंत्री टी हरीश राव ने एक चुनावी रैली के दौरान इस योजना के तहत किए जा रहे खर्चे का जिक्र किया था, जिसके बाद
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि चुनाव कैंपेन में इस योजना का इस्तेमाल ना करने दिया जाए। अब ताज़ा खबर यही है कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को राइतू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है। इससे पहले आयोग ने तेलंगाना सरकार को 28 नवंबर से पहले योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने की इजाज़त दी थी। इस योजना के तहत सहायता अक्टूबर और नवंबर महीने में वितरित की जाती है। चुनाव आयोग के नए फैसले से बीआरएस की चुनावी लाभ लेने की योजना को एक तौर पर झटका के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने इससे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट आज दोपहर 3 बजे तक दाखिल करने को भी कहा है। और इन सब के बीच बीआरएस की नेता के कविता ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाकर राइतू बंधु योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज की और ये उनका किसान विरोधी चेहरा दिखाता है। के कविता ने तेलंगाना की जनता से अपने वोट के जरिए कांग्रेस को करारा जवाब देने की अपील की है। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का क्या कुछ कहना है, इस पर देखते हैं प्रतिक्रिया। I think people have given BRS 10 years to govern. They should have fulfilled their own promises. Small states were created to create more jobs, to create more satisfied young people. Unfortunately, in Telangana, those dreams have not been fulfilled. The unemployed allowances have not been given. So a lot of promises have been unkept. Congress party today is committed to our manifesto, and once we form the government, we will fulfill all our promises. But more importantly, now, last 6 months, the amount of people who have joined the Congress party from all other political organizations tells you which way the wind is blowing. और हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषि, यही आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही पहले ये अनुमति दी थी कि आप ये दे सकते हैं किस्त, फिर चुनाव आयोग ने ही इस पूरे फैसले को और इस अनुमति को वापस ले लिया। ये सारा मामला है क्या आखिर? देखिए असीम, जहाँ तक चुनाव आयोग के द्वारा इस फैसले को वापस लिए जाने का मसला है, इस पर आयोग की एक नीति है कि अगर कोई योजना पहले से चल रही है और उस योजना को चुनाव के दौरान किसी भी तरीके के चलने जाने को लेकर सवाल उठता है तो आयोग ने पूर्व में जितनी भी योजनाएं चली हैं उनको आगे रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि किसी योजना जो चल रही है पहले से उसको रोका गया है और इसकी पूरी वजह है। इस वजह को चुनाव आयोग ने अपने आदेश में रेखांकित भी किया है और इस पूरी घटना को विवरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले पर जिन शर्तों के साथ किसी भी योजना को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है उसका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। जहाँ तक इस मसले को देखें तो चुनाव के दौरान इस पर पहले भी शिकायतें दर्ज हुई थी। उस समय आयोग ने कहा था, और ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह की बात है, जिस समय आयोग ने कहा था कि हम किसी भी पूर्व से जारी योजना को अनुमति दे सकते हैं और दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना ज़रूरी है। जैसे कि उसमें नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाना चाहिए और चुनाव प्रचार के दौरान उस योजना के संबंधित जो तथ्य हैं उनको बदल कर या तोड़ मड़ोड़ कर भी पेश नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर इन सब बातों को देखते हुए आयोग ने इस योजना को लागू किए जाने की जो अनुमति थी कि इसको निरंतर रहने दिया जाए, अनुमति दे दी थी। लेकिन इस पर जब हमने देखा कि जैसे कि आपने भी बताया कि तेलंगाना सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है टी हरीश, उन्होंने 26 तारीख यानी कि कल ही इस घटना से संबंधित तो तमाम बातें हैं इस योजना से उसका राजनीतिक लाभ लेने की बात कही, तमाम इसके आंकड़े जनता के सामने रखे जो कि इन आयोग के द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन था और इस पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी आईं, साथ ही साथ कंप्लेंट्स भी हुई और राजनीतिक दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस पर तीखा प्रतिरोध जताया गया। उसके परिणाम स्वरूप आयोग ने ये फैसला लिया है कि इस योजना को जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है राज्य में तब तक इसको रोक लगा दी है और इस पर जो कंप्लायंस रिपोर्ट है यानी कि इस आदेश से संबंधित जो इसको जारी करने की संबंधित जो रिपोर्ट है उसको आज 3 बजे तक आयोग के समक्ष रखने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की गलती की वजह से, हालांकि जो निर्वाचन आयोग है उनके जो एथिक्स हैं, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तब ये जो योजनाएं जा रही थी, जो चल रही थी,
उस आधार पर निर्वाचन आयोग ने इस फैसले को किया है कि अब इस योजना का लाभ जो है ये आप इस योजना को लागू नहीं कर सकते आने वाले दिनों में जब तक कि एमसीसी लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम ने एक्स पर बताया कि तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की। विश्वविख्यात तिरुपति बालाजी मंदिर सनातन से संस्कृति का अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। सोमवार सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे तो महाद्वारम पर मंदिर प्रशासन और अर्चकों ने प्रधानमंत्री का परंपरागत रूप से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने धर्म स्तंभ पर शीश झुकाया और गर्भगृह स्थित आनंद निलयम पहुंचे, जहां मंदिर के अर्चकों ने वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न कराई। गर्भगृह में पूजा कर प्रधानमंत्री रंग मंडपम पहुंचे, जहां मंदिर प्रशासन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। मंदिर प्रशासन ने प्रधानमंत्री को भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रधानमंत्री की यात्रा से यहां आए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। तिरुपति को आके वो बालाजी का दर्शन कर लिए, हमारे को भी मोदी का दर्शन हो गया और बालाजी का भी दर्शन हो गया। सो अच्छा लग रहा, बहुत खुश लग रहा। और तो मोदी साहब है, अपना PM है ना, वो तो हिंदू लोगों का, भारत माता का वो तो भगवान है, वो और भगवान है, भगवान का दर्शन करने का है। इसलिए तो हम लोग बहुत खुशी है, तेलंगाना वाला, आंध्रा वाला, भारत वाला पूरा। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी आना पड़ेगा इधर दर्शन के लिए। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार तिरुमला तिरुपति देव स्थानम पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2015, जनवरी 2017 और जून 2019 में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुमला आए थे। भगवान श्रीमद नारायण के इस धाम में आकर दरिद्र नारायण की सेवा का भाव, अंत्योदय का भाव, राष्ट्र निर्माण का भाव, राष्ट्र सेवा का भाव, शोषित, वंचित और पीड़ितों के कल्याण का भाव और प्रगाढ़ होता है। कैमरा पर्सन YK लोकनाथ के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। और अब बात ताजा खबर की। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकों में अनियमितता सामने आने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें कट्टर बेईमान बताते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार जरूर शामिल होगा। कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है, तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा
तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। और भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार के घोटाले गिनाते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटाले को लेकर एक पत्र भी लिखा है। चिंताजनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए बस लानी थी, घोटाला हो गया अरविंद केजरीवाल। बच्चों को क्लासरूम देने थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम बताते हैं, क्लासरूम घोटाला कर डालते हैं। जो अपने परिवार की कसम लेके कहते हैं कि मैं बड़ा बंगला सरकारी नहीं लूंगा, शीश महल घोटाला कर देते हैं। और आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जी, यहां पे भी जो खबर आई है और हमारे दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एलजी साहब को एक बड़ी विस्तार में चिट्ठी लिख के सारे बिंदुओं को रखा है। और हम नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। खबर उत्तराखंड से है, जहां के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन जिंदगी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा सुरंग पहुंचे और टनल के पास बने बोगनाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी श्रम वीरों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की। इसके बाद जनरल वीके सिंह सुरंग में गए और ताज़ा हालात का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने भी सिलक्यारा टनल में राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। ऑगर मशीन द्वारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फेल होने के बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। ऑगर मशीन के हेरो ब्लेड को निकालने के बाद और पाइप के भीतर मलबे की सफाई करने के बाद विशेष रैट माइनर के 11 लोगों की टीम 800 मिलीमीटर पाइप के भीतर जाएगी और मलबा काटते हुए पाइप को आगे 10 मीटर तक जाने के लिए रास्ता बनाएगी। वहीं सुरंग के भीतर 40 मीटर से ज्यादा की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 86 मीटर की दूरी तय करके सुरंग तक पहुंचाने की तैयारी है। इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के एक दूसरे हिस्से से 14 मीटर की दूरी पर एक 8 इंच वाले पाइप के जरिए भी बोरिंग की जा रही है। सुरंग के दूसरे मुहाने यानी बड़कोट की तरफ से 4 ब्लास्ट करने के बाद अब तक 500 मीटर से सिर्फ 12 मीटर से अधिक की दूरी तय की जा सकी है। सिलक्यारा सुरंग के मुंह की दिशा में बाईं तरफ सुरंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लेकिन सुरंग के परपेंडिकुलर एक मिनी टनल बनाने की भी योजना है, जिसका काम SVNL करेगी। ये परपेंडिकुलर मिनी टनल की लंबाई 180 मीटर हो सकती है, जिस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आवश्यक मशीनरी पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही भारतीय सेना की 201 इंजीनियरिंग यूनिट ने 1.2 गुणा 1.5 मीटर के स्टील फ्रेम बनाए हैं, जिनकी मोटाई 1 मीटर है। इंजीनियरिंग रेजिमेंट दूसरी एजेंसियों की मदद से एक एक कर फ्रेम को सुरंग के मुहाने से भीतर ले जाएगी और फिर धीरे धीरे मलबा काटते हुए एक एक फ्रेम आगे बढ़ेगा और तब 60 मीटर की दूरी तय की जा सकेगी। और इस बीच माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने जानकारी दी है कि ऑगर मशीन का सारा मलबा हटा दिया गया है। मैनुअल ड्रिलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें 9 मीटर हाथ से सुरंग बनाने का काम शुरू करना है। All the debris out. We've got a cut ahead to take out, so the cutting piece before has got to be taken out, and some of the pipe that's at the front's got to be cut out. It'll be about 2 hours. Then we start to do the hand tunneling. It's not completed 57 metres. We've got 9 metres of hand tunneling to do. And it really depends on how the ground behaves. But it could be quickly, it could be a bit longer. If we hit some lattice girder, then we've got to cut out the lattice girder. But we're confident we can get through now. हम आपको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री के महबूबाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं।
लेकिन केसीआर ने इस प्रदेश पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। जनता के पैसे से बनाया सचिवालय उन्होंने अंधविश्वास के चलते बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? फार्म हाउस मुख्यमंत्री मन को अवसर मां अंधविश्वास के गुलाम है फार्म हाउस सीएम। तेलंगाना को नहीं चाहिए फार्म हाउस सीएम। गरीबों के गुनाहगार है फार्म हाउस सीएम। 3 दिसंबर को हारेंगे फार्म हाउस सीएम। నా కుటుంబ సభ్యులారా, తెలంగాణ అంటే సంప్రదాయము అదేవిధంగా సాంకేతికతల యొక్క మేళవింపు. కానీ కేసీఆర్ ఈ ప్రాంతాన్ని మూఢనమ్మకాల ప్రాంతంగా మార్చేసేశారు, మూఢనమ్మకాల ముద్దరేశారు. ప్రజల డబ్బుతో ప్రజల ఖర్చుతో ఏర్పాటైనటువంటి సచివాలయాన్ని ఆయన మూఢనమ్మకాల కారణంగా సర్వనాశనం చేశారు. మీరు నాకు చెప్పండి, ఈ ఫార్మ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకి అవసరమున్నారా? ఫార్మ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? అంధవిశ్వాసాలకు బానిస ఈ ఫార్మ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి. తెలంగాణకు అవసరం లేదు ఈ ఫార్మ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి. పేదల పట్ల నేరం చేసిన వ్యక్తి ఈ ఫార్మ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి. డిసెంబర్ 3వ తారీఖున ఓడిపోబోతున్నాడు ఈ ఫార్మ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి. ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना को बीआरएस के चंगुल से निकालना बीजेपी अपना दायित्व समझती है। यहां केसीआर ने जो स्कैम किए हैं, बीजेपी सरकार सभी की जांच कराएगी। तेलंगाना के गरीबों से, तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बीआरएस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का हमारा संकल्प है। मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे, आप लोग रिपीट करेंगे। आप मेरे बोलने के बाद बोलना, तेलंगाना बीजेपी सरकार। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? तेलंगाना बीजेपी सरकार। क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं, सब पे सब बोलिए, तेलंगाना बीजेपी सरकार, तेलंगाना बीजेपी सरकार। अब मैं बोलता हूं, आपको बोलना है। बीआरएस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगा कौन? तेलंगाना बीजेपी सरकार। यहां के इरिगेशन स्कीम की जांच कराएगा कौन? तेलंगाना बीजेपी सरकार। 2 बेडरूम स्कीम की जांच कराएगा कौन? तेलंगाना बीजेपी सरकार। यहां के जमीन माफिया पर कार्रवाई करेगा कौन? तेलंगाना बीजेपी सरकार। यहां के एजुकेशन माफिया पर डंडा चलाएगा कौन? यहां के पेपर लीक माफिया को कौन जेल भेजेगा? తెలంగాణను బీఆర్ఎస్ యొక్క ఉచ్చు నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ తన బాధ్యతను తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకుంది. కేసీఆర్ ఏ కుంభకోణాలకు పాల్పడ్డాడో బీజేపీ ప్రభుత్వం వాటన్నిటిపైన దర్యాప్తు జరిపిస్తుంది. తెలంగాణలోని పేదల పట్ల,
తెలంగాణలోని యువకుల పట్ల విశ్వాసఘాతం చేసిన కారణంగా, మోసం చేసిన కారణంగా ఆయనను వదిలేది లేదు. బీఆర్ఎస్లో ఉన్నటువంటి అవినీతి పరులను ఎవరు జైలుకు పంపిస్తారు? తెలంగాణలోని బీజేపీ సర్కారు. అదేవిధంగా అవినీతి పరులను జైలు పంపేదెవరు? తెలంగాణలోని బీజేపీ ప్రభుత్వము. ఇరిగేషన్ కుంభకోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేయించేదెవరు? తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వము. 2 బెడ్రూమ్ స్కామ్ దర్యాప్తు చేయించేదెవరు? తెలంగాణలోని బీజేపీ ప్రభుత్వము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూమాఫియా పైన చర్యలు తీసుకునేదెవరు? తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా పైన లాఠీని ప్రయోగించేదెవరు? తెలంగాణ బీజేపీ ప్రభుత్వము. అదేవిధంగా పేపర్ లీక్ మాఫియాను జైలుకు పంపేదెవరు? తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం. నా కుటుంబ సభ్యులారా, बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है. ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं. इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई. इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया. साथियों, ये बीजेपी ही है जो सही मायने में आदिवासी समाज को, एसटी समाज को सशक्त कर रही है. बंजारा, गुमंतु और अर्धगुमंतु समाज के लिए पहली बार वेलफेयर बोर्ड केंद्र की बीजेपी सरकार ने ही बनाया है. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे तेलंगाना के महबूबाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. आपको बता दें कि तेलंगाना में इसी 30 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. बढ़ेंगे आगे, रोकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए. आप देखते रहिए डीडी न्यूज. सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता. घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है. आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं. SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर. और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पारादीप में, ओडिशा के पारादीप में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में शामिल हुई. राज्य के प्राचीन वैभवशाली समुद्री इतिहास को याद करते हुए ओडिशा में हर साल बोईता वंदना समारोह मनाया जाता है. इस समारोह में नौका पूजन किया जाता है. इसके बाद राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया. गौरतलब है कि पारादीप बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दौरा करने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है. और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की. कुल्लू जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता को दे रहे हैं. कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को घर पर ही मिल रहा है, जिससे जनता को काफी फायदा मिला है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है. इस यात्रा के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत में जाकर लोगों को योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं. कुल्लू जिले में 13 दिसंबर तक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ये यात्रा चलेगी.
विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार ने बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार की सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का एक मंशा है कि सबको जो है वित्तीय समावेश बोलते हैं, मतलब बैंकिंग चैनल से जोड़ना है, वो कम से कम इस इलाके में सब लोग जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के पास नहीं है बैंक, आपको जहाँ पर सबसे नजदीक बैंक पड़ता है या जहाँ पर आप लोगों का खाता चल रहा है वहाँ पर जाके आप खाता खोल सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो हमारे 20 रुपये वाले बहुत छूटे हुए हैं। एक है 436 रुपये वाला, 20 रुपये वाला एक्सीडेंटल का है, मतलब उसमें अगर किसी का डेथ हो जाए तो 2 लाख का मिलेगा उसके परिवार को। कोई अपाई हो जाए, दोनों टांगे चले जाए, दोनों हाथ चले जाए, तभी उसको मिलेगा 2 लाख का, और एक टांग एक पाँव चले तो 1 लाख का। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी को पहुंचाई जा रही है। इससे दूर दराज के ग्रामीणों को फायदा पहुंच रहा है। तुलसी भारती की रिपोर्ट, कुल्लू। और भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि दलित होने के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका एक वीडियो भी शेयर किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने रविवार को अपनी पोस्ट में कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद खड़गे को उनकी सभी सार्वजनिक बैठकों में अपमानित किया जाता है और वो असहाय होकर अपने कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते हैं जो उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं देते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि गांधी परिवार ने उन्हें रबर स्टाम्प अध्यक्ष बना दिया है। राजस्थान के सभी विज्ञापनों में उनकी तस्वीरें या तो गायब हो गई हैं या स्टाम्प आकार की हो गई हैं, जबकि राहुल गांधी और गहलोत की तस्वीरें प्रमुखता से डिस्प्ले होने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान कर रही है क्योंकि वो दलित है। और अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया उसमें कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं पर भड़कते नजर आ रहे हैं। खड़गे कह रहे हैं कि यहां मीटिंग चल रही है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है, अगर आपको सुनना है तो सुनो, नहीं तो यहां से चले जाओ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल के सप्ताह में उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि का संकेत देने वाली हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर मद्देनजर पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा है। मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम को ध्यान में रखना काफी महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस संबंधी बीमारी में वृद्धि हुई है। भारत सरकार इस पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत सरकार ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने जन स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी है। मानव संसाधन, अस्पताल में फ्लू के लिए दवाएं और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक औषधियां, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों, टेस्टिंग किट और रीएजेंट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण की रोकथाम के पर्याप्त उपाय इनमें शामिल हैं। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नितेंद्र, ये जो चिट्ठी लिखी गई है राज्यों को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि चीन में जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ एक नई तरह की बीमारी सांस संबंधी आई है, उससे अपने आप को हर तौर पर अपने आप को आप तैयार करके रखें कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए राज्य सरकारें तैयार रहें। जी बिल्कुल, देखिए असीम, भारत सरकार हमेशा प्रोएक्टिव कदम उठाती है। हमने कोविड के समय देखा और इस वक्त भी हम देख रहे हैं, क्योंकि भारत की जो निगरानी तंत्र है वो काफी मजबूत है। सर्वेलांस सिस्टम एकदम स्ट्रांग रखा गया है कि अगर किसी भी देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई मामला आता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो। और प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत ही स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें लगातार निगरानी कर रहा है। राज्यों को पत्र लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि आप जो भी बच्चे, खासतौर पे जो बच्चे हैं, वो निमोनिया के जो सिम्टम है या सांस से रिलेटेड जितनी भी उनको समस्या हो रही है उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के साथ साथ उसकी जो सैंपल है वो ले और उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जा रहा है, ताकि ये देखा जा सके कहीं कोई मामला है तो नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मौसम है इसमें निमोनिया के केस ज्यादा देखा जाता है बच्चों में, चूंकि ठंड का मौसम है और ये
कोविड के बाद हमने देखा काफी रिलैक्स किया गया है, तो इस तरह के सिम्टम्स अभी देखे जा रहे हैं। तो उन तमाम जो इस तरह के लोग पीड़ित हैं उनकी सैंपल लेकर के टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्यों से कहा गया कि वो जो पर्याप्त मात्रा में जो अस्पतालों की बेड है उसकी निगरानी करे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, साथ साथ जो दवाएं, पीपीई किट है, ऑक्सीजन पीएसए प्लांट है, उन तमाम चीजों को अब एक्टिव रखें और उसकी निगरानी करें कि किस तरीके से वो सुनिश्चित तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। तो इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर रखे हुआ है, व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य मंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि भारत में अभी तक कोई भी केस नहीं है और भारत पूरी तरीके से तैयार है इसके लिए, और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चीन में जो मामला आया है उस पे तो WHO ने भी विस्तृत रिपोर्ट मांगा है और भारत सरकार से जो इनपुट शेयर किया गया है उसके अकॉर्डिंग कदम भारत सरकार उठा रही है। चलिए, तो अभी कोई खतरा नहीं है, नितिन हमारे सहयोगी बता रहे हैं। फिर भी केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी सारी सरकारें बिल्कुल तैयार रहने की बात कही गई है केंद्र की तरफ से तमाम राज्यों को। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु आज सुबह से ही वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। आज के दिन इसका खासा महत्व है। सभी जगह प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। और अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु मोक्षदायिनी सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आज के दिन सभी तीर्थ स्थलों, पवित्र नदियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धा भाव से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। और वहीं आज वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाएगी और आज के दिन न सिर्फ गंगा नदी के घाटों को बल्कि पूरे शहर को सजाया गया है। आज घाटों पर मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया था और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था। इस खुशी में देवताओं ने इस दिन दीपावली मनाई थी। तो लगातार देश भर की तमाम नदियों में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। वहां का ताज़ा अपडेट क्या हम उनसे लेते हैं। हरिकेश, आपका स्वागत है और आपको भी कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत आपसे कि किस तरह का माहौल, और हमने कहा कि वाराणसी में आज देव दीपावली भी मनाई जाएगी, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? असीम, आपको भी शुभकामनाएं कार्तिक पूर्णिमा की भी और देव दीपावली जो हम मनाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा में चूंकि श्रद्धालु गंगा जी में, जैसा कि आप बता रहे थे, काशी और पवित्र तीर्थस्थल हरिद्वार दोनों जगह गंगा स्नान का पवित्र लाभ ले रहे थे और अभी बाबा के दर्शन किए। सुबह भोर से ही गंगा के घाट पे पहुंच गए श्रद्धालु, उन्होंने दर्शन किया, बाबा के दर्शन किए, पूजन अर्चन किए। चूँकि आज का दिन, जैसा कि आपने बताया, कि भगवान विष्णु और महादेव का दिन है। महादेव ने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की और चूंकि काशीपुराधिपति हैं, काशी के महाराज भी हैं, तो यहाँ पर जब भगवान यहाँ पर राज संभाले तो जो भी देवी देवता हैं वो आके यहाँ पर निवास करने लगे और जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो देवताओं ने यहाँ पर दिवाली मनाई। उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हुए आज के दिन हम लोग भी देव दीपावली यहाँ पे मना रहे हैं। घाटों पर मिट्टी के दियों से सजावट की जा रही है, जो बिजली के बत्तियां हैं वो इमारतें सजाई जा रही हैं उनसे, और गंगा के उस पार भी जो मिट्टी के दिए हैं वो लाखों की संख्या में लगाए जा रहे हैं। अद्भुत नज़ारा होता है जब आप शाम के समय गंगा के अंदर जो है क्रूज से या नाव से विचरण करते हैं, आप देखते हैं। तो और जो सबसे बड़ी बात है कि चूँकि प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने जब देव दीपावली में हिस्सा लिया तो उसके बाद ये विश्व स्तर पे इसका प्रचार प्रसार हुआ और मैं आपको बताऊं कि लाखों की संख्या में पर्यटक काशी में आ चुके हैं और अभी कुछ ही क्षणों में कुछ करीब 70 देशों के प्रतिनिधि राजदूत यहाँ पर आएंगे, देव दीपावली में हिस्सा लेंगे
और उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद होंगे उनके नेतृत्व में, और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो ये विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं, विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उन लोगों को क्रूज के माध्यम से संत रविदास घाट से लेकर और नमो घाट तक जो सजावट है, जो देव दीपावली की व्यवस्था की गई है, वो उनको दिखाया जाएगा। अद्भुत नज़ारा होता है, असीम विहंगम दृश्य होता है। और इस बार तो चूंकि पिछली बार भी ऐसी व्यवस्था थी, लेजर शो का और लाइट एंड साउंड शो भी किया जाएगा। और जो बाबा विश्वनाथ का धाम का जो ललिता घाट की तरफ जो गंगा के किनारे गंगा तट पर खुलता है, उसके ठीक सामने रेती पर आतिशबाजी की भी व्यवस्था है। और पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही अद्भुत आतिशबाजी की गई थी देव दीपावली के दिन। बिल्कुल तो बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा जब लाखों की तादाद में दिए जलेंगे और उनको देखने के लिए विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। खुद इनकी अगवानी यूपी के सीएम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए हरिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और आज गुरु नानक जयंती भी मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर कराए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। चौबन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा का जश्न जारी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का कल समापन होगा। सबकी नजरें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार पर है। इफ्फी में आज अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने एक प्रेस वार्ता की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में गोल्डन पीकॉक की दौड़ में इस बार दुनिया भर से 15 श्रेष्ठ फिल्में हैं। इसमें 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। कन्नड़ फिल्म कांतारा, हिंदी फिल्म सना और कार्बी भाषा की फिल्म मीर बीन। इस अवसर पर जूरी अध्यक्ष शेखर कपूर ने कहा कि इफ्फी के 54वें संस्करण में बेहतरीन फिल्में आई और साल दर साल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारी सहयोगी जया सिन्हा लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं पणजी से। जया, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो यही कि जैसा कि हमने कहा कि एक जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है उसकी रेस में बहुत सारी फिल्में हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी वो कौन सी फिल्म होगी भारतीय खंड से या फिर विदेशी खंड से जो कि इस दौड़ में सबसे आगे है? और बाद बाकी चूँकि कल आखिरी दिन है, ऐसे में आप समअप के तौर पर कैसे देखते हैं इस पूरे फेस्टिवल को? बिल्कुल असीम, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है यहाँ पर और दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में यहाँ पर पहुँच रही हैं इस बार इफ्फी के मंच पर। किस तरह से ये तमाम फिल्में यहाँ पर गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में है, ये अगर हम आपसे जानना चाहें बताएं तो आज जो इंटरनेशनल जूरी शेखर कपूर ने ये आज एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये बताया कि कौन सी फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में सबसे आगे है, इसका उन्होंने जिक्र करने से वो बचे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दुनिया भर से जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में हैं वो पहुंची हैं इसमें और दुनिया भर से जो बेस्ट 15 फिल्में हैं उनको गोल्डन पीकॉक यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में रखा गया है। 3 भारतीय फिल्में हैं इसमें। कंतारा एक ऐसी फिल्म जिसने हमारे देश में समीक्षकों का प्यार तो जीता ही, साथ ही दुनिया भर में अपनी वाहवाही बटोरी है। सना हिंदी फिल्म है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार पुरस्कार जीत रही है। मीर बीन पहली बार है कि किसी कार्बी भाषा फिल्म को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पैनोरमा में जगह मिली है, यानी कि देश के दूरस्थ गांवों से आती हुई असली भारत की हिंदुस्तानी कहानियों को ये 3 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करती हैं। और आज जो भारतीय फिल्में हैं वो न सिर्फ समीक्षकों का, दर्शकों का साथ साथ प्यार जीत रही हैं, बल्कि जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही हैं वो भी एक बहुत अहम बात है। आज भारतीय फिल्मों के लिए भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि ओवरसीज बाजार भी खुल चुके हैं। भारत के साथ साथ चाइना, जापान, यूरोप, अमेरिका, तमाम जो बॉक्स ऑफिस हैं वो भारतीय फिल्मों को खुले हाथों से एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम वहां पे देख रहे हैं कि लगातार जो भारतीय फिल्में हैं धूम मचा रही हैं। मेरे हिसाब से कंतारा एक बहुत ही शानदार फिल्म, कन्नड़ फिल्म जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ भारतीय समीक्षकों का, दर्शकों का प्यार जीता है, वो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की रेस में आगे लग रही है। सना जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री
राधिका मदान ने और साथ ही मीरबीन पहली बार कार्बी भाषा की फिल्म है, पूर्वोत्तर भारत से आती है, उनके मुद्दों को, वहां की जो संवेदनशीलता है उसको बड़े पर्दे पर दिखाई देती है। अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पर जूरी अध्यक्ष शेखर कपूर किसी भी तरह का कोई भी जो डिटेल्स है वो डाइवल्ज करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है, सबसे अहम पुरस्कार है, इसका खुलासा तो कल ही होगा 28 नवंबर को, जब बेहद शानदार होगा समापन समारोह भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। लेकिन आज अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बताऊं तो सना एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, रिश्तों की कहानी कहती है, माँ बेटी के रिश्तों की कहानी कहती है, मेरे दिल को जरूर छुई है। कांतारा एक समाज की कहानी कहती है, किस तरह से हम समाज के रूप में एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी कहानी कहती है, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। तो कांटे की टक्कर है इस बार, किसको मिलेगा पुरस्कार ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जया, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को पणजी से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर गुजरात से है, जहां बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। राज्य के आपात अभियान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज हुई, इनमें कई लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक फसलों के नुकसान के अलावा सौराष्ट्र के मोरबी जिले में सेरेमिक उद्योग को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ तेज बारिश की वजह से फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। और वहीं तमिलनाडु में भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते अधिकारियों को चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। चेन्नई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक चेन्नई और चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर समेत कई तटीय इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। और अब खेल जगत की खबरें। हमारी सहयोगी सुचित्रा स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सुचित्रा, नमस्कार। नमस्कार असीम। और T20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराकर 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंद में 53 रन की धुआंधार पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 और ईशान किशन ने 52 रन का योगदान दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक 45 रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए, वहीं मैथ्यू वेड ने 42 रन की नाबाद पारी खेली। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट हासिल किए। राजधानी दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कट, लोगो और जर्सी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागी 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान स्पर्धाओं का आयोजन 3 आयोजन स्थलों पर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर न केवल पैरा एथलीटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को बदला है, बल्कि सोच को भी बदला है। पैरा गेम्स एक बहुत महत्व रखती है, इसलिए क्योंकि सोच बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार एमपी बना, तब से लेकर कई वर्षों तक एक शब्द सुनने को आता था दुनिया भर में, डिसेबल्ड या विकलांग। मोदी जी ने आकर उस शब्द को ही नहीं, सोच को बदला है, दिव्यांग और स्पेशली एबल्ड कहना शुरू किया। यह केवल शब्द का बदलाव नहीं था, शब्दों के साथ साथ सुविधाओं का बदलाव भी था। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया में पैरा गेम्स की कमी महसूस की जा रही थी। ये पहला संस्करण है और आगे इन खेलों का आयोजन और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो आज खेलो इंडिया घर घर में हर किसी की जुबान पे चढ़ गया है खेलो इंडिया, क्योंकि ये मात्र स्कीम नहीं,
अब जन आंदोलन बन गया है। जन भागीदारी से जन आंदोलन एक फ्रॉम अ स्कीम इट हैज बिकम अ मूवमेंट एंड खेलो इंडिया actually was missing the para games for last few years. If you look at from 2018 till today, we had 11 Khelo India games, which had 5 Khelo India youth games, 3 Khelo India university games and winter games. So in a way para was missing और मोदी जी ने कहा जब बाकी हो रहा तो पैरा गेम्स भी होनी चाहिए और आज आपके सामने लोगो और मैस्केट लॉन्च हो गया है और 11 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स का। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को प्रबल करना और पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध कराना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट कंपटीशन, they are also about celebrating the spirit of sportsmanship. They are about creating a platform for our para athletes to connect with each other, to share their experience, to learn from each other and to have a better competition at home and to prepare for the international games. तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, खेल जगत की तमाम ताज़ा खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालेंगे। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का चौथा और अंतिम दिन है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के तीसरे दिन हमास ने 13 इजरायली बंधकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। हमास ने बंधकों को गाजा पट्टी में रेड क्रॉस को सौंपा। विदेशी बंधकों में थाईलैंड के 3 नागरिक और एक रूसी नागरिक शामिल है। इससे पहले कल हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया था और संघर्ष विराम के पहले दिन 24 बंधकों को रिहा किया गया था। इस बीच हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनी नागरिकों के रिहा किए जाने की संख्या बढ़ाए जाने के लिए गंभीर प्रयास पर संघर्ष विराम करने पर विचार किया जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हजारों लोगों ने यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ मार्च निकाला, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत तकरीबन 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। हमास इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से ब्रिटेन की सड़कों पर फ़लस्तीनी समर्थकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच ये रैली यहूदी विरोध भावना के खिलाफ हो रही है। इस मार्च में ब्रिटेन में मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने भी हिस्सा लिया। यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए लंदन में मार्च निकाला गया। इस मार्च में कई लोगों के हाथों में इजरायली झंडे के साथ साथ भारतीय झंडा भी मौजूद था। मौजूद लोगों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए आतंकी हमलों की निंदा की। साथ ही साथ 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की 15वीं बरसी पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया। मार्च में मौजूद जिग्नेश पटेल ने कहा कि हम युद्ध की आलोचना करते हैं, हम युद्ध में मारे गए बेकसूर लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यहूदी लोगों के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े हैं, हम सब इजरायल के साथ हैं। ब्रिटेन की सरकार से यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही इजरायल को एकजुट समर्थन देने की प्रतिज्ञा भी ली। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सप्ताह दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका के एक अधिकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस से जारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बताया गया है कि जो बाइडेन इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल लोरेंको के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और नेशनल ट्री लाइटिंग कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।